हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। इस वीडियो में कक्षा 9 का हिंदी का नया पाठ आखिरी चट्टान तक शुरू करने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं मोहन राकेश और ये हिंदी साहित्य के काफ़ी ज़्यादा जाने माने रचनाकार मोहन राकेश इनका नाम है। और कि 1925 में इनका जन्म हुआ था पंजाब में, अमृतसर में। इन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, डायरी लेखन, यात्रा वृत्तांत सब कुछ लिखा हुआ है। और इनकी प्रमुख रचनाओं में से नाटक आते हैं जैसे आषाढ़ का दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। फिर बाकी उपन्यास हैं अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल। इसके अलावा और अन्य कहानी हैं जैसे कि कहानियों के संग्रह में क्वार्टर तथा अन्य कहानियां, नए बादल, वारिस तथा अन्य कहानियां, ये इनकी कहानी के संग्रह हैं। और डायरी लेखन में मोहन राकेश की डायरी और यात्रा वृत्तांत, जो हम आज का पाठ पढ़ने जा रहे हैं, आखिरी चट्टान तक। अब यात्रा वृत्तांत क्या होता है? यात्रा वृत्तांत मतलब अगर कोई यात्रा पे जाता है तो उस यात्रा के बारे में बताना, उसका वर्णन करना कि कैसा क्या क्या रहा, हमने किसको देखा, हम किन किन से मिले, हमने क्या क्या देखा, आसपास कैसा माहौल था, सब कुछ जब हम बता रहे होते हैं तो वो यात्रा वृत्तांत होता है। अब यात्रा वृत्तांत में ये भी हो सकता है कि हम रोज़ का बताएं कि डे 1 पे हमने ये सब किया, डे 2 में हम यहाँ गए, हम इनके साथ गए, हमने वो देखा, ये देखा। और बाकी हर डे का ना बता के दूसरी तरह से इस तरह लिखा जाता है यात्रा वृत्तांत कि हमने पूरी अपनी ट्रिप लगा ली, उसके बाद मतलब ट्रिप कर ली, जर्नी कंप्लीट कर ली, उसके बाद हम वापस जब घर की तरफ आ रहे हैं, घर आ गए हैं, तब हम पूरे यात्रा का वर्णन कर रहे हैं, तो दूसरे प्रकार से ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आखिरी चट्टान तक एक रोचक यात्रा वृत्तांत है जिसमें लेखक ने कन्याकुमारी की अपनी यात्रा के अनुभवों को व्यक्त किया है। यात्रा वृत्तांत में बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर के मिलन स्थल और स्थित कन्याकुमारी के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन सजीव ढंग से किया गया है। कन्याकुमारी के समुद्री तट के जीवन से साक्षात्कार होने पर लेखक केवल वहां की भौगोलिक और सांस्कृतिक सुंदरता का ही वर्णन नहीं करते, बल्कि अपने मन में उठने वाली भावनाओं, विस्मय, रोमांच, शांति और आत्मिक खोज को भी व्यक्त करते हैं। यात्रा वृत्तांत की भाषा सहज, प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है, जो पाठक के मन में दृश्यों को ऐसे जीवंत कर देती है कि पाठक को लगता है कि वह भी लेखक के साथ ही यात्रा कर रहा है। तो अब हम शुरुआत करते हैं आखिरी चट्टान तक। तो कन्याकुमारी सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि। केप होटल के आगे बने बाथ टैंक के बाईं तरफ समुद्र के अंदर से उभरी स्याह चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफ़ेद लकीरें चमक रही थी। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल सी वह चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी, हर तरफ से पानी की मार सहती हुई स्वयं भी समाधिस्थ सी लग रही थी। हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें मेरे आसपास की स्याह चट्टानों से टकरा रही थीं। अब इस का हम अर्थ समझते हैं। कन्याकुमारी की ये बात करते हैं। कन्याकुमारी जहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त इतना खूबसूरत होता है, तो वहाँ पे ये कहाँ रुके हुए हैं लेखक? केप होटल में रुके हुए हैं। तो होटल का नाम है केप होटल। अब उसके आगे वे देखते हैं कि समुद्र से उभरी स्याह चट्टानों में से एक खड़ा, मतलब ये खड़े हैं, एक चट्टान पे खड़े हैं, अपने होटल के आगे एक चट्टान पे ये खड़े हैं और ये अपने आगे एक चट्टान को देख रहे हैं जो कि आखिरी स्थान है, भारत के स्थलभाग की आखिरी चट्टान है वो। तो आप समझ पा रहे होंगे, आप इसको पिक्चराइज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि ये मतलब होटल है उनका, केप होटल, और उसके आगे एक चट्टान है जहाँ पे वो अभी लेखक खड़े हुए हैं और वो अपने सामने एक और चट्टान को देख रहे हैं और वो आखिरी चट्टान है। ठीक है, भारत का जो स्थल वाला भाग होता है उसकी आखिरी चट्टान वो देख रहे हैं खड़े हुए। अब वहाँ पे जो है कन्याकुमारी का इन्हें मंदिर भी दिख रहा है और इसके साथ साथ अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, जिस चट्टान को वो देख रहे हैं ना, ये तीनों के तीनों जो सागर हैं, अरब सागर हो गया, एक हिंद महासागर हो गया और एक बंगाल की खाड़ी, ये तीनों की तीनों वहीं उनका संगम हो रहा है, ये तीनों वहीं मिल रही हैं उस चट्टान पे जिसको ये देख रहे हैं। अब वहाँ पे कभी स्वामी विवेकानंद भी समाधि लगाया करते थे, यानी तपस्या किया करते थे। फिर ये देख पा रहे हैं कि हर तरफ से पानी आ रहा है उस चट्टान पे भी, और फिर भी वो वहीं पे स्थित है, एकदम खड़ा हुआ है वो चट्टान, मतलब है वहाँ पे। और यहाँ तीनों तरफ से, मतलब जैसे उन्होंने बताया, 3 नदियाँ जैसे कि अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, तीनों वहीं मिल रही हैं। ठीक है, हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें मेरे आसपास की स्याह चट्टानों से टकरा रही थी। अब इनके आसपास जो सागर था वो हिंद महासागर था, जिस चट्टान पे ये खड़े थे वहां आसपास हिंद महासागर था। बलखाती लहरें रास्ते की नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती थीं, जिससे उनके ऊपर चूरा बूंदों की जालियां बन जाती थीं। मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था शक्ति का विस्तार, विस्तार की शक्ति। तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी ही पानी था, फिर भी सामने का क्षितिज हिंद महासागर का अपेक्षा दूर तक
अपेक्षा अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था। लगता था कि उस ओर दूसरा छोर है ही नहीं। तीनों ओर के क्षितिज को आंखों में समेटता मैं कुछ देर भूला रहा कि मैं हूँ एक जीवित व्यक्ति, दूर से आया यात्री, एक दर्शक। उस दृश्य के बीच में जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा, बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान। ठीक है, तो अब ये क्या बताते हैं, अब ये वहां पे खड़े हैं, इतनी सुंदरता इन्हें दिख रही है। ठीक है, हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें इनके जो चट्टान है उसके आसपास भी आ रही हैं और फिर ये महसूस कर रहे हैं अपनी पूरी चेतना से। चेतना का मतलब होता है बुद्धि विवेक से काम लेना, मतलब अपनी पूरी अंतरात्मा से ये आराम से महसूस कर पा रहे हैं कि शक्ति का विस्तार, विस्तार की शक्ति, यानी कि इतनी शक्ति है, इतने सारे मतलब सागर हैं, वो कितने बड़े हो सकते हैं सारे के सारे सागर, और इतने सारे बड़े बड़े सागर, उनमें कितनी शक्ति है, ये सब वो सोच रहे हैं। ठीक है, और मैंने ये वर्ड्स का ना मतलब भी आपके लिए लिख दिया है। ये आपकी बुक के पीछे जो न्यू वर्ड्स दिए गए होते हैं, शब्दों का अर्थ, शब्दार्थ दिए गए होते हैं, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर ये देखते हैं कि तीनों तरफ से, जो तीन हमने सागर पढ़े, ध्यान रखना, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, तो तीनों तरफ से ये आ रहे हैं। और क्षितिज क्या होता है, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो वहां तक पानी ही पानी इन्हें दिख रहा है। मतलब जितना दूर तक ये देख पा रहे हैं ना, वहां पे इन्हें पानी ही पानी दिख रहा है। और हिंद महासागर तो इतना बड़ा इन्हें मालूम पड़ रहा है कि वो तो बहुत दूर तक इन्हें दिख रहा है। हिंद महासागर इन्हें लग रहा है कि वो इतना गहरा है कि उसका तो कोई छोर है ही नहीं, वो तो चलता ही जा रहा है। ठीक है, और ये अपनी आंखों में समेट नहीं पा रहे, इतना सब कुछ, इतना सुंदर नज़ारा है, इतना सारा पानी है जो दूर तक इन्हें दिखा जा रहा है। ये आंखों में इन सबको देख ही रहे होते हैं कि ये भूल जाते हैं कि ये भी एक जीवित व्यक्ति हैं, जो दूर से एक यात्री बन के आए हैं, एक दर्शक हैं, देखने आए हैं। सब ये अपना भूल ही जाते हैं, बस खो जाते हैं उस दृश्य में। उस दृश्य के बीच में जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर ये खड़े रहते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान। तो ये जहाँ खड़े होते हैं, छोटी सी चट्टान होती है और आसपास बहुत सारी बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, और ये देख रहे होते हैं आखिरी चट्टान को। जब अपना होश हुआ तो देखा कि मेरी चट्टान भी तब तक बढ़ते पानी में काफ़ी घिर गई है। मेरा पूरा शरीर सिहर गया। मैं एक नज़र फिर सामने के उमड़ते विस्तार पर डाली मैंने एक नज़र फिर सामने के उमड़ते विस्तार पर डाली और पास की एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर दूसरी चट्टानों पर से होता हुआ किनारे पर पहुंच गया। अब ये खड़े हैं और ये खो चुके हैं, लेकिन जैसे ही इनको होश आता है तो ये क्या देखते हैं कि इनकी जो चट्टान है वो आसपास पानी से घिर गई है। और एक तरीके से हाई टाइड जो होता है ना, जब पानी बहुत ज़्यादा बहाव आता है पानी का, तो बहुत ज़्यादा पानी आ गया और चट्टान पूरी घिर गई। तो अब इनको लग रहा है कि चट्टान डूब ना जाए, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा पानी उसके ऊपर आ जाता है, तो ये डर जाते हैं, इनका शरीर जो है कांप जाता है हल्का सा। फिर ये इधर उधर देखते हैं तो सामने उन्होंने देखा कि कितना सारा पानी एक साथ आ रहा है, तो ये दूसरी सुरक्षित चट्टान पे कूद जाते हैं। ठीक है, सुरक्षित चट्टान पे कूद जाते हैं और दूसरी चट्टानों पर से होते हुए एक किनारे पे पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें सुरक्षित महसूस हो रहा था, जहां पानी का इतना बहाव नहीं था। पश्चिमी क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा था। मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा। अब ये जो पश्चिमी दिशा में आ चुके थे और वहां पे देख रहे हैं कि सूर्यास्त हो रहा है, यानी सूरज धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो ये उसी दिशा में चलने लगते हैं। दूर पश्चिमी तट रेखा के एक मोड़ पर पीली रेत का एक ऊंचा टीला नजर आ रहा था। सोचा उस टीले पे जाकर सूर्यास्त देखूंगा। अब जब सनसेट हो रहा होता है तो वो बड़ा सुंदर दिखता है, तो इन्होंने सोचा कि चलो अब सूर्यास्त देखना है। तो ये पश्चिमी तट रेखा के एक मोड़ पर, मतलब पश्चिमी तट रेखा पे तो ये जा ही रहे थे, पश्चिम की तरफ ही जा रहे थे, वहां पे उन्हें दूर में एक पीले रेत का टीला नजर आया। इस तरीके से रेत के जो टीले नहीं होते, वैसा एक टीला नजर आया। ये सोच रहे कि चलो वहां चलता हूँ और वहां से जाके सूर्यास्त देखूंगा। यात्रियों की कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थी। हम लोग टीले पर पहुंच गए। यह वह सैंड हिल थी जिसकी चर्चा मैं वहां पहुंचने के बाद से ही सुन रहा था। सैंड हिल पर बहुत से लोग थे, 8-10 नवयुवतियां, 6-7 नवयुवक और 2-3 गांधी टोपियों वाले व्यक्ति। वे शायद सूर्यास्त देख रहे थे। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरे उन्हें सूर्यास्त के समय की कॉफी पिला रहे थे। उन लोगों के वहां होने से सैंड हिल बहुत रंगीन हो उठी थी। सैंड हिल, तो सैंड हिल वही जगह है, मतलब जो बालू का टीला, ये जिस टीले की बात कर रहे हैं वही सैंड हिल है। तो ये जब सैंड हिल की चर्चा बहुत, जैसे ही वहां पहुंचे तो बहुत ज्यादा वो सैंडल आसपास सुन रहे थे, बड़ी चर्चा थी इस जगह की। और सैंडल पर एक्चुअली में बहुत सारे लोग भी नहीं दिखे। 8-10 नवयुवतियां दिखी, 6-7 नवयुवक दिखे, यानी काफी जवान लोग दिखे, और 2-3 गांधी टोपी वाले व्यक्ति भी दिखे। और सारे के सारे शायद सूर्यास्त देखने ही आए होंगे, जैसे लेखक भी सनसेट देखने ही आए थे, सूर्यास्त देखने ही आए थे। और गवर्नमेंट गेस्ट हाउस भी था वहां पे, और वहां के जो वेटर्स थे वो सूर्यास्त के समय की कॉफी पिला रहे थे हर किसी को।
और काफ़ी रंगीन माहौल हो उठा था। सारे लोग अलग अलग वस्त्रों में आए थे, रंगीन था सारा पूरा माहौल। ठीक है, कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ सुंदर रंगों का रेशम पहना था। अब जैसा मैंने बोला, रेशम का कपड़ा ना बड़ा वैसे सॉफ्ट सा होता है, एक तरीके से हल्का सा होता है, तो वो कह रहे हैं कि सुंदर रंगों का रेशम का कपड़ा सबने पहना हुआ था सूर्यास्त देखने के लिए, और हवा समुद्र की तरफ उस रेशम में भी लहरें पैदा कर रही थी। अब जब हवा चलेगी तो वो कपड़ा भी ऐसा है, तो वो कपड़ा ऐसे हवा से जब हिलने लगा तो ऐसे मतलब ऐसा लग रहा था कि उसमें भी लहरें पैदा हो रही हैं। कुछ युवतियां वहां आकर थकी सी एक तरफ बैठ गईं, उस पूरे कैनवस में एक तरफ छिटके हुए कुछ बिंदुओं की तरह। उनसे कुछ दूर पर एक रंगहीन बिंदु मैं ज्यादा देर अपनी जगह स्थिर नहीं रह सका। सैंड हिल के सामने का पूरा विस्तार तो दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो उधर के विस्तार को ओट में लिया था। सूर्यास्त पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखा जा सके, इसके लिए मैं कुछ देर सैंड हिल पर रुका रहकर आगे उस टीले की तरफ चल दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बताते हैं कि फिर कुछ युवतियां आती हैं, कुछ लड़कियां आती हैं जो थकी हुई थी, और वो एक तरफ आके बैठ जाती हैं, और सब जैसे ही बता रहे हैं कि रंगहीन था। अब एक तरफ वो इतनी रंगहीन थी और एक तरफ ये रंगहीन नहीं, सॉरी, रंगीला था। रंगहीन का मतलब और रंगीन का मतलब अलग अलग होता है। रंगहीन मतलब जिसमें बिल्कुल रंग ही ना हो, और रंगीन मतलब रंगों से भरा हुआ। तो जैसे आसपास का माहौल बता रहे हैं कि एकदम रंगीन था, तो ये खुद को रंगहीन बता रहे हैं कि एक तरीके से रंगहीन बिंदु की तरह मैं था, मेरे अंदर कोई रंग ही नहीं था, क्योंकि मैं एक जगह ज़्यादा स्थिर बैठ ही नहीं सकता। तो वो काफ़ी देर वहाँ पे नहीं रुक पाए, और सैंड हिल के सामने से इन्हें पूरा विस्तार दिखाई दे रहा था, मतलब वो सूर्यास्त आराम से देख सकते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला है, मैं वहाँ से देखूंगा तो और ज़्यादा मुझे सुंदर दिखाई देगा। तो उन्होंने सोचा चलो अब वहाँ पे चलते हैं। तो सूर्यास्त पूरे विस्तार मतलब पूरा वो सूर्यास्त देख पाए, पूरा अच्छे से देख पाए, इसके लिए वे कुछ देर सैंड हिल पर रुके, और उधर से रुक के फिर वो आगे बढ़ने लग गए दूसरे टीले की तरफ जो ऊंचा था। पर रेत पर अपने अकेले कदमों को घसीटता वहां पहुंचा तो देखा उससे आगे उससे भी एक ऊंचा टीला है। जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक के बाद एक कई टीले पार कर दिए। अब इन्हें ऊंचे ऊंचे टीले दिखे जा रहे, पार करे जा रहे। अब इनकी टांगे थक रही थी, पर मन थकने को तैयार नहीं था। हर अगले टीले पे पहुंचने पर लगता कि शायद अब एक ही टीला और है, उस पर पहुंचकर पश्चिमी क्षितिज का खुला विस्तार अवश्य नजर आएगा। तो जैसा वो चलते जा रहे थे, हर टीले पे पहुंचते जा रहे थे, तो उससे आगे और टीले दिख रहे थे, वो और लंबे और बड़े लग रहे थे। लग रहा था कि वहां से तो अच्छा व्यू आएगा। तो ऐसे करते करते बहुत चल लिए। ठीक है, वहां से दूर तक एक रेत की लंबी ढलान थी, जैसे वह टीले से समुद्र में उतरने का रास्ता हो। तो जिस टीले पर अब ये थे, तो वहां पे आगे वो देख रहे थे, रेत थी काफी सारी। ऐसा लग रहा था कि उधर जाएंगे तो समुद्र में उतरने का रास्ता आ जाएगा, समुद्र आ जाएगा। सूर्य तब पानी से थोड़ा ही ऊपर था, यानी कि जो पानी जब सनसेट होता है तो ये जैसे वाटर है, ठीक है, आपने बीच वगैरह पे देखा होगा, तो फिर ये जो सन है वो एकदम पानी के ऊपर ही है, मतलब एकदम सेट होने ही वाला है सनसेट। काफी नीचे तक सूरज आ चुका है। अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया। अब इन्होंने सोचा कि चलो इधर से आगे नहीं जा रहे, ये अपने प्रयत्न से एकदम संतुष्ट थे, और उन्होंने सोचा कि मैं जिस टीले पे हूँ इधर ही बैठ जाता हूँ। ऐसे जैसे वह टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी हो, और मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो। और ये सोचने लगते हैं, मतलब इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि ये इतने आगे तक आए हैं, इन्हें लगता है कि ये सबसे ऊंची चोटी है ये टीला संसार का, और केवल मैंने इस चोटी पे आ गया हूँ, मैंने हासिल कर ली है मंजिल। इस तरीके से उन्हें फील होता है थोड़ा। पीछे दाईं तरफ दूर दूर हटकर लगे नारियलों के झुरमुट नजर आ रहे थे। झुरमुट मतलब समूह, नारियल के समूह, काफी सारे नारियल नजर आ रहे थे। गूंजती हुई तेज हवा से उनकी टहनियां ऊपर को उठ रही थी। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी, जो सामने फैली रेत के कारण बहुत रूखी, बीहड़ और वीरान जान पड़ रही थी। तो फिर सूखी पहाड़ियां भी इनको दिखाई दे रही थी, ठीक है, काफी सारी, और सामने बहुत ज्यादा रेत थी, तो इस वजह से काफी ऊबड़ खाबड़, रूखी और एकदम शांत वीरान उन्हें लग रहा था वो सूखी पहाड़ियों को देखकर। सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया था। सुनहली किरणों ने पीली रेत को एक नया सा रंग दे दिया था। उस रंग में रेत इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका निर्माण करके उसे वहां उड़ेला गया हो। मैंने उस रेत पर दूर तक बने अपने पैरों के निशानों को देखा। लगा जैसे रेत पहली बार उन निशानों से टूटा हो। इससे मन में एक सिहरन भी हुई, हल्की उदासी भी घिराई। अब जैसे वहां पे सागर था, तो ये सागर है और सूरज एकदम नीचे आ गया, पानी के जस्ट ऊपर ही है। तो अब सूरज इतना नीचे आकर आसपास रेत है, वो टीले पे बैठे हैं। अब सूरज की किरणें आ रही हैं, उन किरणों के कारण जो रेत है उसमें
एक नया सा रंग आ रहा है, मतलब वो जो रेत होती है पीली सी रेत, उसमें नया सा रंग दिखाई दे रहा है क्योंकि सूरज की किरणें उस पे आ रही हैं और वो चमकने लगती है रेत, जैसे अभी अभी उसका निर्माण हुआ हो, ऐसा लगता है एकदम नई नई रेत वो जान पड़ती है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि उस रेत पर पैरों के निशान भी नहीं थे, तो लाइक वो चल रहे थे तो उन्हें अपने पैरों के निशान उस रेत पर दिख भी रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पहली बार निशान आए हैं उस रेत पे, वो इतनी नई मालूम पड़ रही थी। इससे उन्हें अच्छा भी लगा, मन में हल्की सी कपकपी भी हुई, लेकिन हल्की उदासी भी घिराई कि मैंने इतनी सुंदर जो रेत थी उसको खराब कर दिया, पैरों के निशान इस पे लग गए। सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया, पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढुलाया, पर वह रंग इतनी जल्दी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी एक क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव था। सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा था। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया और कुछ क्षण पहले जहां सोना बह रहा था वहां अब लहू बहता नजर आने लगा। कुछ और क्षण बीतने पे वह लहू भी धीरे धीरे बैंजनी और बैंजनी से काला पड़ गया। अब जो सूरज का गोला था वो सतह से छू गया, मतलब बहुत नीचे आ चुका था सूरज, और पानी एकदम येलो दिखाई पड़ रहा था क्योंकि सूरज एकदम येलो लाइट फेंक रहा था, तो सोना सोना जैसा सोने का कलर सा आ रहा था हर जगह, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी वो कलर बदल रहा था क्योंकि जब सनसेट होता है तो आप देखते हैं ऑरेंज कलर, येलो कलर, फिर पर्पलिश कलर, बहुत सारे ऐसे वो कलर चेंज होते हैं। तो सूर्य का गोला डूब गया अब। ठीक है, अब धीरे धीरे वो पूरा डूब गया। कुछ क्षण पहले सोना बह रहा था, ठीक है, लेकिन अब लाल रंग हो गया आसमान का और आसपास एकदम रेड सा माहौल हो गया, लहू बहता नजर आने लगा। और कुछ क्षण बाद क्या हुआ, रेड कलर भी गायब हो गया। जब सूरज पूरी तरीके से ढल चुका था तो एकदम पर्पल जैसा कलर आने लग गया और उसके बाद काला पड़ गया क्योंकि रात ही हो गई थी, सूरज तो एकदम चला गया था, तो फिर काला हो गया आसमान। मैंने फिर एक बार मुड़कर दाईं तरफ पीछे देख लिया। नारियलों की टहनियां उसी तरह हवा में ऊपर उठी थी, हवा उसी तरह गूंज रही थी, पर पूरे दृश्यपट पर स्याही फैल गई थी। एक दूसरे से दूर खड़े जुर्मुट स्याही पड़कर जैसे लगातार सिर धुन रहे थे और हाथ पैर पटक रहे थे। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियां बीचता खोलता कभी उस तरफ और कभी समुद्र की तरफ देखता रहा। फिर ये बता रहे हैं कि आसपास का कैसा माहौल था। नारियलों की टहनियां ऊपर हवा में उठी हुई थी, ठीक है, हवा भी चल रही थी, आसपास बहुत ज़्यादा जो झुरमुट समूह था, ठीक है, वो लगातार इधर उधर उन्हें घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक है, हाथ पैर पटक रहे थे सब, क्योंकि वो देखने आए थे तो बहुत भीड़ हो गई थी, तो उन्हें सब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था कि लोग घूम रहे हैं। ठीक है, अब फिर अपने जगह से ये खड़े होते हैं और कभी इधर कभी इस तरफ देखते हैं तो कभी उस तरफ देखते हैं, कभी समुद्र की तरफ देखते हैं, सोच रहे हैं ये कुछ कि अब क्या किया जाए। अचानक इन्हें ख्याल आता है कि मुझे वहाँ से लौटकर भी तो जाना है। इस ख्याल से ही शरीर में कपकपी भर गई। दूर सैंड हिल की तरफ देखा जहाँ से वे आए थे, यहाँ दूसरी टीले तक आए थे सैंड हिल से। वहाँ स्याही में डूबे कुछ धुंधले रंग हिलते नजर आ रहे थे, मतलब कि वहाँ पे इन्हें कुछ लोग हिलते नजर आ रहे थे जो वहाँ पे थे। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की पर उतनी दूर से आकृतियों को अलग अलग कर सकना संभव नहीं था। मेरे और इन रंगों के बीच स्याही पड़ती रेत के कितने ही टीले थे, बहुत टीले थे सैंड हिल से, तो ये बहुत आगे आ चुके थे। मन में डर सामने आने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार करके जा सकूंगा। कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी, पर लगा कि नहीं, उस रास्ते से जाऊंगा तो शायद रेत में ही भटकता रह जाऊंगा। अब इतनी रेत थी, इतने टीले थे और अंधेरा भी होने लग रहा था, तो एकदम रात होने से पहले क्या ये पहुंच पाएंगे, इसी सोच में रहते हैं और सोचते हैं कि नहीं, अगर मैं इस रास्ते से गया जहाँ से आया हूँ तो रेत में ही मैं भटक जाऊंगा, फिर रात हो जाएगी और मैं भटक ही जाऊंगा। इसलिए सोचा बेहतर है नीचे समुद्र तट पर उतर जाऊं। तट का रास्ता निश्चित रूप से केप होटल के सामने तक ले जाएगा। फिर ये सोचते हैं कि जो तट का रास्ता है, जहाँ पे समुद्र तट का जो रास्ता है, अगर मैं उधर की तरफ उतर जाता हूँ तो वहां से मेरा जो होटल है केप होटल, वहां तक मैं शायद जा पाऊंगा और वो रास्ता वहीं की तरफ शायद ले जाएगा। निर्णय तुरंत करना था, इसलिए बिना और सोचे मैं रेत पर बैठकर नीचे तट की तरफ फिसल गया। जैसे मैंने बताया, जिस टीले पे थे ये, वहां पे रेत थी और रेत का रास्ता समुद्र तट की तरफ जा रहा था, तो वो रेत पे बैठ के वहां से फिसल जाते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं था इतना डिसाइड करने का कि अब क्या किया जाए। तो ये इसी निर्णय पे एक्शन ले लेते हैं और नीचे तट पर पहुंच जाते हैं। तट पर पहुंचकर फिर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे की बात भूला रहा। कारण था तट की रेत। यूं पहले भी समुद्र तट पर कई कई रंगों की रेत देखी थी, सुरमई, खाकी, पीली और लाल, मगर जैसे रंग उस रेत में थे वैसे मैंने पहले कभी किसी रेत में नहीं देखे थे। तो वहाँ की जो रेत थी उसका रंग बड़ा ही अनोखा था। इन्होंने बहुत तरीके की रेत के रंग देखे थे पर वैसा रंग कभी नहीं देखा था। कितने ही अनाम रंग थे वो, मतलब उनके नाम भी नहीं लिए जा सकते, ऐसे प्रकार के वो रंग थे जो ये पहली बार देख रहे थे। एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग, और एक एक रंग कई कई रंगों की झलक लिए हुए। काली घटा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों में जितनी तरह से अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते थे वे सब वहाँ थे। तो ये कह रहे हैं जितने भी मिश्रण हो सकते हैं ना, सब प्रकार के मिश्रण वहाँ थे और उनसे उनके अतिरिक्त भी
बहुत से रंग थे। मैंने कई अलग अलग रंगों की रेत को हाथ में लेकर देखा और मसल कर नीचे गिर जाने दिया। फिर ये रेत को हाथ में लेकर देखने लगते हैं और फिर उसे मसल के नीचे गिरा देते हैं। जिन रंगों को हाथ से छू नहीं सका उन्हें पैरों से मसल दिया। मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूं, क्योंकि उन्होंने पहली बार इतने सुंदर सुंदर और अलग अलग प्रकार के रंग देखे थे, पर उसका कोई उपाय नहीं था। वह सोचकर कि फिर किसी दिन आकर उस रेत को बटोरूंगा, मैं उदास मन से वहाँ से आगे चलने लग गया। अब इन्होंने सोचा कि काश मैं हर रंग की जो रेत है उसको अपने पास बटोर सकूं, पर ऐसा मुमकिन नहीं था, ऐसा कोई उपाय भी नहीं था इनके पास। तो उन्होंने सोचा कि किसी और दिन आऊँगा और इन रंगों की रेतों को अपने साथ लेके चलूँगा। और उदास मन से, अभी तो वो ये कर नहीं सकते थे, तो उदास मन से वे आगे चलने लगे। समुद्र में पानी बढ़ रहा था, तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जैसे समुद्र का पानी चौड़ा होते जा रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है, तो जो तट का चौड़ाई है वो भी कम होती जा रही है, क्योंकि पानी आगे आगे आ जा रहा है और अंधेरा भी हो जा रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या है, एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई तो सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट का सिर्फ 3-4 फुट हिस्सा पानी से बाहर था, तो पानी बहुत आगे तक आया जा रहा था। लग रहा था कि जल्द ही पानी उसे भी अपने अंदर समा लेगा। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊं, पर वह स्याह पड़ती रेत इस तरह दीवार की तरह उठी थी कि उस रास्ते ऊपर जाने की कोशिश करना ही बेकार था। मेरे मन में खतरा बढ़ गया। मैं दौड़ने लगा। तो अब क्या हुआ कि पानी बहुत ज़्यादा आगे तक आ चुका था और इन्होंने सोचा कि मैं जहाँ से आया हूँ इस रेत को पार करके, तो इसी रेत से ऊपर चला जाता हूँ। लेकिन वो रेत ऐसी थी कि ऊपर जब वो थे तब तो रेत से फिसल के वो नीचे आ गए, लेकिन अब रेत फिसलन वाली जो रेत है और इतनी खड़ी रेत है, मतलब ऐसे सीधी रेत है, इसको वो चढ़ के ऊपर कैसे जा सकते हैं। तो ये थोड़ा मुमकिन नहीं लग रहा था और ऊपर वापस ही नहीं जा पाए थे, क्योंकि वो दीवार की तरह एकदम खड़ी रेत थी। ठीक है, तो ऊपर जाने की कोशिश करना ही बेकार था, क्योंकि इन्हें पता था कि वे ऐसे ऊपर तो नहीं जा पाएंगे। तो फिर क्या हुआ, इनके मन में खतरा तो बढ़ने लगा कि अब तो पानी भी आते जा रहा है। फिर दौड़ने लगे। 2-1 और लहरें पैरों के नीचे तक आकर लौट गई। मैंने जूता उतारकर हाथ में ले लिया। एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपने लपेट में लेने आ रही हो। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की, फिर भी उससे टकरा गया। अब बहुत ज़्यादा लहरें आ रही थी, इन्हें लग रहा था कि वो उनमें समा ही जाएंगे, तो ये भागने लगे और सामने इन्होंने एक बहुत ऊंची चट्टान देखी। इन्होंने संभालने की कोशिश की मैं टकरा ना जाऊं, लेकिन ये टकरा ही गए। बाहों पर हल्की खरोंच आ गई, पर ज्यादा चोट नहीं लगी इन्हें। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी। उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था, पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ। मैं चट्टान की नोकों पर पैर रखता किसी तरह उसके ऊपर पहुंच गया। अभी जो चट्टान से टकराए थे या तो अभी पानी को पार करे, लेकिन उसका इनके अंदर साहस नहीं था, तो जिस चट्टान को ही देख रहे थे उसी की जो नुकीली नोक होती है उन्हीं पे पैर रखते रखते किसी तरह ऊपर पहुंच गए। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित होगा। इन्होंने सोचा कि पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि नीचे खड़ा रहा तो निश्चित ही मैं उसमें बह जाऊंगा। अगर इस चट्टान के ऊपर चढ़ के खड़ा होता हूँ तो थोड़ा सुरक्षित मैं ज्यादा रहूंगा। पर ऊपर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया हो। चट्टान के उस तरफ तट का खुला फैलाव था, लगभग 100 फुट का। कितने ही लोग वहां टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहां से रास्ते भी बना था। मन से डर निकल जाने से मुझे अपने आप काफ़ी हल्का लगा और मैं चट्टान से नीचे कूद गया। तो जिस चट्टान पे खड़े थे उसकी दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एकदम खुला फैलाव था और वहाँ पे तो बहुत लोग टहल रहे थे। तो इनका मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया और फिर ये उसी दिशा में, मतलब उसी तरफ कूद गए जिस तरफ खुला फैलाव था। ठीक है, रात के होटल का लॉन। अब ये बस उतना ही एक इंसिडेंट बताया, फिर ये बताते हैं कि रात हो चुकी है और केप होटल में है, वहाँ के लॉन में है केप होटल जहाँ पे इन्होंने ये रुके हुए थे। ठीक है, अब ये वहाँ पे आ चुके हैं। अंधेरे में हिंद महासागर को काटती कुछ स्याह लकीरें, एक पौधे की टहनियाँ, नीचे सड़क पर टाट जलाता बुझता एक आदमी, पश्चिम पूर्व के क्षितिज में एक जहाज की मध्यम सी रोशनी। तो ये बताते हैं कि आसपास का कैसा माहौल है। ठीक है, सूर्योदय यानी सूरज उग रहा है। हम 8 आदमी विवेकानंद चट्टान पर बैठे थे। तो चट्टान का नाम क्या है? विवेकानंद चट्टान। चट्टान तट से 100-125 गज आगे समुद्र के बीच जाकर है। ठीक है, बीच जाकर है। तो ये बताते हैं कि चट्टान कहाँ पे है, जो तट है ना वहाँ से 100 या 125 गज आगे समुद्र के बीच में वो चट्टान है जहाँ पे बैठे हुए हैं, जो है विवेकानंद चट्टान। वहाँ जहाँ बंगाल की खाड़ी की भौगोलिक सीमा समाप्त होती है। मेरे अलावा कन्याकुमारी के 3 नवयुवक थे जिनमें एक ग्रेजुएट था। अभी जिनके साथ थे वो लोग कौन थे? कन्याकुमारी के 3 युवक थे, नए नवयुवक थे, और जिनमें से एक जो था वो ग्रेजुएट था। 4 मल्लाह थे जो एक छोटी सी मछुआ नाव में हमें वहाँ लाए थे। तो ये मछुआ नाव में आप देख सकते हैं वो लाए थे। नाव क्या थी? रबड़ पेड़ के 3 तनों के साथ
को साथ जोड़ लिया गया था बस। अब वो नाव तो उसको क्या ही बोलें, जो रबड़ का पेड़ होता है उसके 3 तनों को साथ जोड़ लिया तो बस उसी को नाव बोल रहे थे। नीचे की नुकीली चट्टानों और ऊपर की ऊंची ऊंची लहरों के से बचाते हुए मुल्ला नाव को उस तरफ ला रहे थे, तो मैंने आसमान की तरफ देखते हुए उतनी देर अपनी चेतना को स्थगित रखने की चेष्टा की थी। अपने अंदर के डर को दिखावटी उदासीनता से ढका रखना चाहता था, क्योंकि इतना ज़्यादा चट्टान थी नुकीली और आसपास बहुत सारी ऊंची ऊंची लहरें थी, तो उन्हें डर लग रहा था, तो ये आसमान की तरफ ही देखे जा रहे थे। पर जब चट्टान पर पहुंच गए तो डर मेरी टांगों से उतर गया, क्योंकि वहाँ बैठे हुए भी वे हल्के हल्के काँप रही थी। ठीक है, ग्रेजुएट नवयुवक अब ये चट्टान पे पहुंच चुके हैं। अब जो ग्रेजुएट नवयुवक हैं इनको बता रहे हैं कि कन्याकुमारी की 8000 की आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार हैं। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं। उनका मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जियां देना और बैठकर आपस में बहस करना। वह खुद वहाँ फोटो एल्बम बेचता था। दूसरे नवयुवक भी उसकी तरह छोटे मोटे काम करते थे। तो ये बताता है कि ऐसा ऐसा है, कन्याकुमारी के जो नवयुवक हैं वो इतने ग्रेजुएटेड हैं, शिक्षित हैं, तब भी वो बेकार ही हैं और इसे छोटे मोटे काम करते हैं। हम लोग सीपियों का गूदा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। ये बोलते हैं, मतलब वो जो नवयुवक था, जो ग्रेजुएट था, वो बताता है कि सीपियों का गूदा खाते हैं। सीपियाँ क्या होते हैं? शंख होते हैं जिनके मतलब ये जलचर होते हैं जो अपने खोल यानी कि अपने शेल के अंदर मोती पैदा करते हैं और उसके अंदर ना गूदा होता है जिसको खा सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये इसकी बात कर रहे हैं और इसको हम इस तरीके से, इसके अंदर जो होता है ना ये गूदा होता है, इसको खा सकते हैं। ठीक है, एडिबल होता है। तो ये बताते हैं कि हम यही खाते हैं, इनको सीपियाँ कहते हैं। तो सीपियों का गूदा खाते हैं। इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती ही है। मुझे दिखाने के लिए उसने वहीं से एक सीपी लेकर उसे तोड़ा और उसका गूदा मुंह में डाल लिया। ठीक है, पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे छोटे द्वीपों की तरह समुद्र में बिखरी स्याह चट्टानों की ओर से सूर्य उदित हो रहा था। अब पानी और आकाश में अलग अलग तरीके के रंग जो है इन्हें देखने को मिल रहे थे, और क्योंकि जो सूरज था वो धीरे धीरे उदित हो रहा था, निकल रहा था। ठीक है, चट्टानों के बीच में से घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एकत्रित, तो सूर्य की जब पूजा करते हैं, जब सूर्य निकलता है तो पूजा करते हैं ना, तो काफ़ी लोग आए थे वहाँ पे। घाट से थोड़ा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरे सरकारी मेहमानों को सूर्योदय के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे। 2 स्थानीय नवयुवतियाँ उन्हें अपनी टोकरियों से शंख और मालाएं दिखला रही थी। वे लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे, मालाओं का मालतोल और अपने बाइनाक्यूलर्स से। बाइनाक्यूलर्स क्या होते हैं? एक तरीके से दूरबीन होती है जिससे हम थोड़ा जूम करके देख पाते हैं। ठीक है, सूर्य दर्शन, तो सूर्य दर्शन भी एक साथ हो रहा था और जो मालाएं वगैरह बेची जा रही थी वो भी एक साथ, दोनों काम एक साथ चल रहे थे। मेरा साथी अब मोहल्ले मोहल्ले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था। बहुत से कडल काक हमारे आसपास तैर रहे थे। कडल काक क्या होता है? पक्षियों की एक प्रजाति होती है जो इनके आसपास घूम रही थी। वहाँ की बेकारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता इन दोनों से बेलाग। तो सूर्योदय इतना सुंदर था और बेकारी, मतलब कि कितने बेकार लोग हैं जो बस ग्रेजुएट हुए हैं, कुछ नहीं करते, वो ऐसे ऐसे बातें बताए जा रहा था मोहल्ले मोहल्ले की। ठीक है, दोनों ही एकदम अलग चीज़ें थी। सूर्योदय इतना सुंदर था और वो ये सारी बातें कर रहा था। कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थी। भक्तों की एक मंडली अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही थी। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में कई एक नावों के पाल और कडल काकों के पंख एक से चमक रहे थे। मैं अब भी आंखों के बीच की दूरी नाप रहा था और मन में बसों का टाइम टेबल दोहरा रहा था। तीसरी बस 9:40 पर, चौथी, फिर ये पार्ट खत्म हो जाता है। मतलब ये मन ही मन सोच रहे थे कि जो बस आ रही है, मेरे को जाना है ना, तो अब जाने के हिसाब से सोच रहे थे कि बसों का क्या टाइम टेबल है। तीसरी बस 9:40 पे आएगी, चौथी अब आएगी। तो बस ये आंखें बंद करके यही सोच रहे थे और बड़ा ही शांति वाला माहौल था, जैसे हमने इस पूरे में देखा। आप इमेजिन कर पाए होंगे कितना सुंदर ही हम दृश्य सोच पा रहे हैं पढ़कर भी।